वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और फिजियोथेरेपी एक ऐसी स्पेशलिटी बन गई है आज की डेट में, ये हर मेडिकल फैसिलिटीज़ में ये काम आ रही है। और जैसे कि पहले समझते थे लोग कि सिर्फ थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गया, थोड़ा सा मसाज हो गया, तो इसमें फिजियोथेरेपी का रोल है। लेकिन ओवर द डिकेड्स अब सारे कम से कम हमें खुद 3 डिकेड्स हो गए हैं काम करते हुए, हमने इतनी डेवलपमेंट और ग्रोथ देखी है कि फिजियोथेरेपी हैज़ लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड। जैसे फिजियोथेरेपी को पहले सिर्फ एक्सरसाइज और मसाज वाले कहा जाता था, हमने वो भी दिन देखे हैं। लेकिन आज फिजियोथेरेपी एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड और बैकअप विद लॉट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के साथ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस चल रही है। हर स्पेशलिटी में काम आ रही है। जैसे कि लोग अक्सर समझते हैं कि ये ऑर्थोपेडिक में ज़्यादा काम आती है, लेकिन ये ऑर्थोपेडिक हो गया, न्यूरो हो गया, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हो गया, और अपने प्लास्टिक सर्जरीज़ हो गए, न्यूरोलॉजी हो गया, चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गया, हार्ट कंडीशंस हो गए। आप कोई भी स्पेशलिटी ले लो, हर स्पेशलिटी में आज फिजियोथेरेपी का एक रोल आ चुका है। और हर स्पेशलिटी में इतनी अच्छी सी तालीम हो रही है बच्चों की, और स्पेशलिटीज़ इतनी डेप्थ में पढ़ाई हो रही है कि अब रिकवरी का एक मेन हिस्सा, कोर हिस्सा बन गई है। फिजियोथेरेपी हैज़ बिकम द आइडियली कोर एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी रिकवरी एस्पेक्ट्स। जैसे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी ले लीजिए, हर कोने में, हर स्पोर्ट्स में सबको पता चल गया है कि स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी की रोल है, फिटनेस में रोल है। जैसे एक्टिव एजिंग हो गई है, पीडियाट्रिक केसेस हो गए, तो इतने सारे फील्ड में फिजियोथेरेपी का रोल बढ़ता जा रहा है। और पूरी दुनिया भर में फिजियोथेरेपी का इतना बोलबाला चल रहा है, और आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा इसका रोल आने वाला है। तो ऐसे ही सब स्वास्थ्य के लिए अब फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल आ चुका है। तो इसीलिए हम एक वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाते हैं, और यही एक ऐसी लीगेसी है जो अब हम लेके चल रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी हम चाहते हैं कि वो भी आगे इसको बड़े शान से और दिल से इस लीगेसी को आगे लेके चलें। सर, नई आई हैं इस फील्ड में, वो सर क्या तकनीकें हैं पहले जो नहीं थी? जी, पहले जैसे कि हम कहते थे कि सिर्फ एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है, थोड़ी मशीनें हुआ करती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है और टेक्निक्स इतने बढ़ गए हैं कि हर एक मसल के लिए एक अलग अलग टेक्निक्स हो गई हैं, ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज चेंज हो गए हैं, साइंटिफिकली डेवलप्ड प्रोग्राम्स आ गए हैं। जैसे कि अब छोटे टेक्निक्स हैं, कपिंग थेरेपी हो गई, ड्राई नीडलिंग हो गई, मायोफेशियल रिलीज़ हो गए, तो इनकी डेप्थ में तालीम हो रही है। जैसे पहले इनके बारे में ओवरव्यू हम सुना करते थे, लेकिन अब हर टेक्निक के बारे में एक स्पेशलाइजेशन होती जा रही है। तो ये एक आने वाले बच्चों के लिए एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है कि फिजियोथेरेपी अपने आप में एक कैसे बोलें, बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। आज के आधुनिक दौर में पोस्चरल सिंड्रोम्स और स्लिप डिस्क वगैरह ना बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारा बैठना ज़्यादा हो गया है। इवन बच्चे भी आज के लिए शिकायतें लेके आ रहे हैं। तो ये स्लिप डिस्क के कई सारे केसेस हैं, जैसे कि पोस्चर इंड्यूस स्लिप डिस्क होता है। पहले तो एज के साथ होता था, अब तो एज से पहले हो गया है, क्योंकि सीटिंग ज़्यादा हो गई है, ड्राइविंग ज़्यादा हो गई है, ट्रैफिक में आना जाना ज़्यादा हो गया है ना। तो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं, जिसकी वजह से अगेन स्लिप डिस्क पे परेशानी आ रही है। तो हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से इसके सारे मांसपेशियों पे हम काम करते हैं। कोर स्टेबलाइजेशन जो हम कहते हैं, कोर स्टेबलाइजेशन जब हम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे हम काम करते हैं, तो ये सारी कंडीशंस को हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे जिनको अनफॉर्चुनेटली सर्जरी बोला गया था, लेकिन ये 3 से 4 महीने तक हमारे पास कंजर्वेटिव फिजियोथेरेपी और स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज के साथ, फिर फ्यूचर में फंक्शनल ट्रेनिंग हमारे पास ही करके अब सालों हो गए हैं, लेकिन ये लोग अभी दोबारा कभी स्लिप डिस्क की शिकायत लेके नहीं आए हैं। तो हमें ये विश्वास बढ़ता जाता है हर पेशेंट के साथ कि जब भी कोई रिकवरी होती है तो हमें लगता है कि यस, हम भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो लोगों की अच्छी स्वास्थ्य में हमारा योगदान है। एक ये हो गया। दूसरा मैं एक और बोलूँगा, ये तो एक आम समस्या हो गई है। जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ की मैं बताऊँगा आपको। उसमें रिसेंट हमारी एक केस स्टडी है। तो कई सारे बच्चे अब टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो इंजरी कॉमन है। तो अभी रिसेंटली एक लड़का आया था, 21-22 साल का लड़का था, जो वनडे मैच खेल रहा था इस क्लब के लिए। तो मैच के दौरान उसने अच्छी खासी एक सेंचुरी बनाई, और उसके बाद फील्डिंग करते समय उसका एंकल स्प्रेन हो गया। तो अच्छा खासा सूजा हुआ पैर लेके लंगड़ाते हुए क्लिनिक में आया। तो वो 4 दिन बाद कह रहा था कि मुझे T20 मैच भी खेलना है। तो हमने उसकी एंकल पे इतना अच्छे से फोकस किया, रिहैब किया, तो 4 दिन बाद वो जाके दोबारा T20 मैच भी खेला, उसमें भी मैन ऑफ द मैच लेके आया। तो वो हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमने उसका एक छोटा सा स्टोरी डाला हुआ था। तो ये हमें हर फील्ड में हमें ना ये प्रोत्साहित करता है। देखिए, एक कंजर्वेटिव, एक पोस्चरल सिंड्रोम है, स्लिप डिस्क इशू है, और एक एडवांस्ड स्पोर्ट्स इंजरी है, इलाइट प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स भी आते हैं, टेनिस प्लेयर्स भी आते हैं, है ना।
तो जब हम उनके साथ ये काम करते हैं, फिजियोथेरेपी के टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो उनको रिहैब करते हैं, तो जब वो रिज़ल्ट आता है, तो ये हमारे लिए बहुत सा प्रोत्साहित होता है। हमारा जो ये पैराडाइम शिफ्ट होता जा रहा है कॉरपोरेट कल्चर की तरफ, ये एक बहुत ही बड़ी दुविधा का भी कारण है, हमारे देश की उन्नति का भी कारण है। तो इसको हमें बैलेंस तरीके से कैसे लेके चलना है कि हम जो इसके हैज़र्ड्स हैं उनको भी एक अपनी स्ट्रेंथ एरिया के अंदर कर सके। अगर हम थोड़ा सा अलर्ट मोड में काम करेंगे तो हम ये सब कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर मिनिमम 8 से 10 घंटे सिटिंग का वर्किंग होता ही होता है, चाहे वो टैब के सामने है, चाहे लैपटॉप के सामने है। और कंटिन्यूस सिटिंग कैन लीड टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। आपकी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, बैक पेन, क्रोनिक डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और काफ़ी हद तक कुछ कैंसर से भी ये चीज़ बढ़ाती है। आपकी नर्व्स को जो ये झंझनाहट होने लगती है पैर में, पूरी बैक की मसल्स है वो सब कमज़ोर करती हैं। इस चीज़ के लिए अगर हम अलर्ट रहेंगे, थोड़े कॉन्शियस रहेंगे अपने पोस्चर को लेके, अपनी मसल्स को लेके, तो हम ये सारी परेशानियां कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बैठे हुए हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 30 से 40 मिनट कंटिन्यूस बैठने के बाद आपको एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है। चाहे 5 मिनट के लिए आप उठिए, चाहे पानी पीजिए, चाहे उठ के अपने कलीग से बात करिए, चाहे सिर्फ एक छोटा सा चक्कर अपने ऑफिस का काट लीजिए, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका जो डिस्क पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कंटिन्यूसली बैठने की वजह से वो नर्व पे दिक्कत आ रही है, जो सर्कुलेशन रिड्यूस हो रहा है, वो सब आपका वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। साथ में हर रोज़ जब आप बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मेरी गर्दन में कुछ दिक्कत हो रही है या कंधे थोड़े टाइट से हो रहे हैं, तो कुछ स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि शोल्डर, सर्वाइकल और बैक के लिए होती हैं। अगर आप ऑफिस में सिर्फ 5 मिनट, जो मैं आपको ब्रेक बोल रही हूँ 30 से 40 मिनट में, उठ के वो स्ट्रेचेस कर लें तो उससे भी आपकी काफ़ी हद तक सारे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स नहीं होने की संभावना है। क्रोनिक बैक पेन, सर्वाइकल, आजकल छोटे छोटे बच्चों के अंदर सर्वाइकल के इश्यूज़, बैक पेन के इश्यूज़ और मसल वीकनेस के इश्यूज़ आने लग गए हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है। तो आइए इसके साथ हम मिलके काम करें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य स्ट्रॉन्ग हो सके। फिजियोथेरेपी एक बहुत ही अपकमिंग फील्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जिसके अंदर ना कि सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर बल्कि ऑर्थो, न्यूरो, आपका एनी काइंड ऑफ सर्जरी के बाद पहले भी और बाद में भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। बच्चों के अंदर जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, जो सेरिब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं, इनके अंदर फिजियोथेरेपी बहुत, पार्किंसंस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है फिजियोथेरेपी। साथ में जो मेरा खुद का रिसर्च का एक टॉपिक है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, विच इज़ अ बून इलेक्ट्रोसूटिकल, जो कि एंग्जाइटी, इंसोम्निया और डिप्रेशन के अंदर भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मेरा खुद का PhD का टॉपिक रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं।